प्रहलाद पटेल। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और वित्त मंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से मैं बधाई देना चाहता हूँ। एक महत्वपूर्ण बिल, सदन में जो बिल पास होते हैं वो सभी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन में जब कोई वो राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता बनता है तो उसका अपने एक जीवन में लक्ष्य होता है कि वो किन बातों के लिए काम करना चाहता है। मैं अटल जी के समय इस सदन का सदस्य बना था 9वीं लोकसभा में, तब बहुत छोटी उम्र थी, गांव से आए हैं, किसान के बेटे हैं, आय का कोई दूसरा साधन नहीं है, और इसलिए इस काले धन पर और बेनामी संपत्ति पर हम जैसे लोगों का चिंतित होना बहुत ज़रूरी है। साहब उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमेशा भाषणों में सार्वजनिक तौर पर कहता हूं कि यदि काला धन और ये बेनामी संपत्ति जैसा जाल अगर खत्म नहीं हुआ तो ईमानदार और मध्यवर्गीय आदमी राजनीति, चुनावी राजनीति नहीं कर सकता। राजनीति तो लोग कर सकते हैं, संगठन की राजनीति कर सकते हैं और भी सबऑर्डिनेट बनकर राजनीति कर सकते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय चुनावी राजनीति नहीं कर सकते। और इसलिए मैं सरकार को इसलिए बधाई दे रहा हूं और मैं इस पर ऐसे अवसरों पर बोलने को अपना सौभाग्य समझता हूं। बेनामी संपत्ति कहते किसे हैं, मैं नहीं मानता कि सदन का कोई सदस्य ना जानता हो, लेकिन मैं सरकार को बधाई इसलिए दूंगा कि उसने टाइटल बदला। कुछ हमारे मित्र थे, वो कह रहे थे कि साहब इससे नाम बदलने से क्या होता है। नाम बदलने से ही मंशा जाहिर होती है कि हम करना क्या चाहते हैं। मैंने अगर प्रधानमंत्री जी को बधाई दी है तो इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूं, मैंने अपनी भावना आपके सामने रखी है। मैं इसलिए बधाई देना चाहता हूं क्योंकि देश के विकास में यह सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा, ये मामूली कदम नहीं है। मैं अटल जी का भाषण से कोट करना चाहता हूं। 89 में वो सदन के सदस्य नहीं थे, राज्यसभा के सदस्य थे, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, विषय था दुनिया में किसी ने उनको देशद्रोही कह दिया था। तो मुझे लगता है उस दौरान जो उन्होंने भाषण दिया है, संसद सदस्यों को उन भाषण को पढ़ना चाहिए। मैंने तो सुना है उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा था कि देश की अगर तस्वीर बदलनी है तो क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि हमारी मुद्रा बदलनी चाहिए, काला धन समाप्त हो जाएगा। फिर अगर ज़रूरत नहीं है, देश में दुनिया अगर हम पर प्रतिबंध लगाती है तो जो हमारे पास में कैंटोनमेंट बोर्ड की ज़मीनें हैं, आने वाले 30 साल के सामरिक महत्व को छोड़कर जो हमारी ज़रूरत है उसके बाद उसको नीलाम करिए और हमारे देश के लोग ही खरीदें, ये सुनिश्चित करिए और पूंजी इकट्ठी करिए और देश को बनाने का काम करिए। तीसरी बात उन्होंने कही थी कि बजाय दुनिया के विश्व बैंक के सामने हाथ पसारने के, जो हमारे एनआरआईज हैं जो दुनिया में पड़े हुए हैं, उनसे निवेदन करो कि देश के लिए मदद करें। और उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 2 काम को पूरा किया। लेकिन ये ऐसा काम है जो मुद्रा बदलने से ज़्यादा खतरनाक काम है। राजनीतिक दल जब काम करते हैं तो वो कभी भी इन चीज़ों को छूना नहीं चाहते। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूँ कि आप भी इसके, आपने अभी हम बोल रहे थे कि हम लेकर आए थे, लेकर आप आए थे बेशक, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर सके। यही राजनीतिक इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। सवाल यह नहीं है कि कानून क्या कहता है, कानून में और भी संशोधन होंगे, समय बदलेगा, और भी खामियां इसमें आएंगी, कुछ शंकाएं मेरे मन में भी हैं, वो भी मैं सरकार के ध्यान में लाऊंगा। लेकिन आज का दिन सरकार को बधाई देने का दिन है और उन तमाम लोगों को जो ईमानदार राजनीति के पक्षधर हैं, मैं दल की बात नहीं करना चाहता, अगर वो मानते हैं कि सरकारें बदलने से कुछ फर्क पड़ता है तो अगर उस बदलाव के कोई पैमाने हो सकते हैं उपाध्यक्ष महोदय, तो ऐसे ही कानून हो सकते हैं, अन्यथा कोई बदलाव का कोई कारण नहीं है। एक व्यक्ति की जगह दूसरा व्यक्ति बैठ जाएगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। व्यक्ति करता क्या है, व्यक्ति किन क्षेत्रों में कदम उठाता है, ये ऐसे फैसले हैं जो सरकारों को हिला देने वाले फैसले हैं। क्योंकि जिनके पास में संपत्तियां हैं वो मामूली लोग नहीं है, वो ताकतवर लोग हैं। लेकिन आखिर बेनामी संपत्ति का इसमें जो उल्लेख किया गया है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूं उपाध्यक्ष जी। लेन देन नकली नाम से किया गया हो वो बेनामी है, मालिक को मालूम नहीं हो या संपत्ति के संबंध में जानकारी होने से मना करता हो वो बेनामी संपत्ति है। संपत्ति का भुगतान करने वाला व्यक्ति का पता ना हो, ये 3 बातें हैं।
लेकिन इसके अलावा भी बेनामी संपत्तियां हैं। मैं सिवनी का सांसद रहा हूं, हमारे ध्यान में आया कि 3200 एकड़ जमीन जो कागज पर 7 बार रजिस्ट्री हो गई, लेकिन वो जमीन पर है ही नहीं, वो कुल 300 एकड़ है। अब आप बताइए, दिल्ली में बैठे लोग, उसमें महाराष्ट्र के लोगों ने लिया, कागज के आधार पर लोन ले लिया, कागज के आधार पर असेट खड़े कर लिए, और वो एग्जिस्टेंस ही नहीं है उस जमीन का। मुझे लगता है कि बातें कहाँ से आएंगी। मैं रूरल डेवलपमेंट की स्टैंडिंग कमेटी में हूँ उपाध्यक्ष जी। उसमें कभी दिल्ली में प्रयोग शुरू हुआ रजिस्ट्री को कंप्यूटरित करने का, ये बेहतर रास्ता है। लेकिन ये कानून सिर्फ एक बात नहीं है, इसमें 2-3 चीजें और जुड़ेंगी। आधार से रजिस्ट्री को जोड़ने के साथ मेरे पास में अगर 10 संपत्तियां हैं तो आधार के आधार पर मेरी धन संपत्तियां चिन्हित हो जाएंगी, और उसके अलावा मेरे पास बेनामी संपत्ति तो कभी ना कभी तो उसका एक्सपोजर होगा, वो कभी ना कभी तो जानकारी में आएंगी। इसलिए मुझे लगता है ये 3 चीजें एक साथ चलेंगी उपाध्यक्ष जी। आधार से रजिस्ट्री का जोड़ना, ये हमारे इस बेनामी संपत्ति को उजागर करने का कारगर उपाय होगा। दूसरा, जो आयकर के जो हमारे तौर तरीके हैं, संपत्तियों को डिक्लेरेशन के जो तौर तरीके हैं जो हमारे सामने, इसके बाद लोकपाल आएगा, तो हम चाहे सार्वजनिक रूप से जनप्रतिनिधि हों और चाहे अधिकारी हों, समय सीमा के भीतर हमें अपनी संपत्ति का डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। तो आज नहीं तो कम से कम साल और 6 महीने, 1 साल के भीतर शायद हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जो वास्तव में सदन में बैठा हो हर व्यक्ति चाहता है कि ईमानदार आदमी को कीमत मिलनी चाहिए, बेईमानों को कीमत नहीं मिलनी चाहिए। आज तो उल्टा होता है, अभी भी जिसके पास में बेईमानी का धन है उसके पास में ज्यादा ताकत है। और मैं दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष जी, कि कानून की कंडिकाओं में तो मैं भी थोड़ा बहुत वकालत पढ़ा हूं, ये तो नहीं है, लेकिन मैं समझ सकता हूं। लेकिन जो लोग वकालत करते हैं वो कभी इस बात का सदन में खड़े होकर उल्लेख करेंगे कि जो गलत ढंग से पैसा कमाया जाता है, बेनामी संपत्ति वो खरीदते हैं। मेरे जैसा किसान जो 3 पीढ़ियों 4 पीढ़ियों से किसान है, हमारी तो 1 डिसमिल जमीन नहीं बढ़ पाई उपाध्यक्ष जी, हम में कोई अवगुण नहीं है। लेकिन जो अपराध से पैसा कमाकर उसको गुणात्मक तरीके से बढ़ाकर बेनामी संपत्तियां खरीदते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार करते हो और चाहे वो किसी भी प्रकार के गलत धंधे में करते हो। हमारे एक मित्र ने कहा था, मैं उनको इस बात पर कोट करना, धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं 25 एकड़ का काश्तकार, मैं 2 टाइम की अच्छे से रोटी नहीं खा सकता, बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, लेकिन सट्टा खिलाने वाला हमसे 10 गुना नहीं 100 गुना आगे होता है। क्या ये सच्चाई नहीं है? मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं ये कभी ना कभी तो रुकनी थी। आप कहोगे साहब वो तो सीआरपीसी का मामला है। जी नहीं, वो सीआरपीसी का मामला नहीं है, वो आयकर की चोरी का मामला नहीं है, ये तो देशद्रोह है, उन अपराधों से ज्यादा गंभीर मामला है। और इसलिए उपाध्यक्ष जी, मैं सरकार को बधाई दूंगा, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। मठों मंदिरों की संपत्तियां हैं, इसमें उल्लेख नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में, संज्ञान में 2 बातें लाना चाहता हूं कि जैसे आपने हिंदू सम्मिलित परिवार की बात कही है, ऐसे हमारे शताब्दियों से ट्रस्ट चले आ रहे हैं, उनको पास तो कागज भी नहीं है, राजाओं ने दान कर दिया, वो चलते आ रहे हैं, भगवान के नाम पर संपत्ति है। मुझे लगता है ये स्थान इसमें भी रहना चाहिए कि जो हजारों वर्षों से जो ट्रस्ट काम कर रहे हैं भगवान के नामों पर, उनमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, क्या उनको सुरक्षा मिल पाएगी? कहीं ऐसा तो ना हो कि उनके जो ट्रस्टी हैं या बाकी लोगों के कारण उन पर कब्जा हो जाए। मुझे लगता है इसको भी कहीं ना कहीं ध्यान में लाना चाहिए। जो कर्मचारी और अधिकारी, जो संख्या की कमी है, आप जैसे अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हुई थी, उनके पास संख्या की कमी है, इसमें बहुत बड़ा अमला लगना है। ये कमी कहीं इसके कार्यवाही में तो दिक्कत पैदा नहीं करेगी, कम से कम इन बातों का भी चिंता इसमें की जानी चाहिए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो जब्त की जाती है संपत्ति, इसमें क्लॉज है कि जो प्राथमिक प्राधिकारी है वो 90 दिन के भीतर अगर उसको लगता है कि ये बेनामी संपत्ति है तो उसको अधिकृत कर सकता है। उसको अपील का अधिकार, जो पीड़ित होगा उसको अपील करने का अधिकार है, लेकिन 90 दिन के भीतर अगर वो जब्ती बनाता है तो अक्सर जो देखा जाता है कि चाहे हम जितने भी जब्ती के केस देखें, चाहे इनकम टैक्स के देखें, चाहे बैंक के देखें, जो जब संपत्ति उपाधि की जब्त होती है वो जब तक उसका फैसला होता है उसका 1/4 भी नहीं बचता। क्या ये सुनिश्चित किया जाएगा कि लिस्ट ऑफ मेमोरेंडम पहले बनाया जाएगा, तब कहीं जाकर उस संपत्ति के लूट से बचा जा सकता है? क्या उसको सुरक्षित करने के बारे में कोई प्रावधान इसमें होगा?
चौथी बात मैं कहूंगा कि जो इंटर स्टेट या इंटर जो देश के राज्यों में कोई पकड़ा जाता है दिल्ली में और उसकी बेनामी संपत्ति कर्नाटक में, उस संपत्ति का हकदार कौन होगा? स्टेट गवर्नमेंट होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट होगी? मुझे लगता है ये नियम बनाते समय, मैं मानता हूं कि आपने विचार किया होगा, बहुत सारी बारीकियां इसमें है। हमारे मित्र तृणमूल के कल्याण जी बोल रहे थे, वो तो अधिवक्ता हैं, मुझसे ज़्यादा समझते होंगे। लेकिन जब कभी प्राधिकरण का कोई अध्यक्ष होता है, उन्होंने कहा राजस्व के लोग क्यों होने चाहिए, इनकम टैक्स के लोग क्यों होने चाहिए, तो मैंने जो सिवनी का जो उदाहरण दिया वो इसलिए दिया कि अगर राजस्व का आदमी नहीं होगा तो इन बारीकियों को पकड़ नहीं सकता। अगर इनकम टैक्स का अधिकारी इसमें नहीं होगा तो इन ट्रांजैक्शंस के बारे में बहुत आसानी से समझ नहीं सकता। और इसलिए प्राधिकरण के अध्यक्ष को जो अधिकार दिए गए हैं वो विवेक के अधिकार हैं, वो सिर्फ नियमों के भीतर बंधे हुए अधिकार नहीं है। और इसलिए मैं इस नाते सरकार को बधाई दूंगा और साथ में ये भी कहूंगा कि ये जो जितने भी विषय इसमें आए हैं, अपील से लेकर नियुक्तियों तक, इस बात के लिए सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन मैं उससे ज़्यादा कहीं अगर आज गर्व महसूस करता हूं, प्रसन्नता महसूस करता हूं, तो इस बात के लिए कि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है सरकार के मुखिया की और सरकार की, जिसके कारण से इस बार की चिंता किए बगैर कि कौन कितने ताकतवर लोग विरोध करेंगे, बल्कि देश कैसे मजबूत होगा, इस बात की चिंता इस बिल को लाकर की गई है। इसलिए मैं सरकार को बधाई देते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं। और मैं मानता हूं कि कोई बार बार नया अधिनियम लाने की जरूरत नहीं, बल्कि वो संशोधन ही ठीक था। इस आने वाली पीढ़ी के सामने भी इतिहास रहेगा कि 1882 से हम शुरू हुए थे, लेकिन समाधान के लायक 2016 में बन पाए। इतिहास इस बात का जरूर कहीं ना कहीं अपना हिसाब लिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय।